वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट देखेंगे जो कि लेक्चर नंबर 5 है। ऑलरेडी हमने लेक्चर 4 किए हैं जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और प्रॉफिट एंड लॉस सिखाया है। मतलब उस क्वेश्चन में सिर्फ आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था। आज मैं आपको ऐसा क्वेश्चन सिखाऊंगी जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज बैलेंस शीट ये दोनों बनाना है। आपको याद होगा हमने 11th-12th में सीखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन वी हैव टू मेक बैलेंस शीट। बस इसी तरह से हमें यहाँ बनाना है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा। लेकिन उसके पहले मुझे बैलेंस शीट का इंट्रोडक्शन थोड़ा देना है। ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने कर चुके हैं। सो देखो हमको अब बैलेंस शीट कैसे बनानी है, तो बैलेंस शीट हमें वर्टिकल फॉर्म में बनानी है। ठीक है, अगर आपको याद रहेगा हमने 12th में हम ऐसे करते थे, यहाँ पे लायबिलिटी होती थी, यहाँ पे एसेट होता था। ओके, सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। लेकिन अब हमको हॉरिजॉन्टल नहीं, अब हमको वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है। तो कौन से आइटम्स कहाँ लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, पहले 5 मिनट हम वो देखेंगे। तो देखो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रेफरेंस नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर। अब आपको पता चला होगा कि ये नोट नंबर क्या होता है। देन करंट ईयर का हमें यहाँ पे फिगर्स लिखनी है। ये लास्ट ईयर का है लेकिन यहाँ पे हम कुछ लिखते नहीं है, जस्ट हमें एक फॉर्मेलिटी मतलब एक फॉर्मेट है इसलिए ये कॉलम ड्रॉ करना है, अदरवाइज यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद द असेट। अब आपको पता है बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होते हैं असेट और एक होता है लायबिलिटी। अब जब हम 11th-12th में थे तब हम लोग फिक्स्ड असेट, करंट असेट मिक्स लिखते थे। ऐसे कभी हमने किया नहीं कि पहले से फिक्स असेट लिखा, उसके बाद करंट एसेट लिखा, उसके बाद फिक्टिशियस एसेट लिखा। ऐसे हमने कभी फॉलो नहीं किया। जैसे जैसे ट्रायल बैलेंस में आइटम आते थे हम लोग पोस्टिंग करते थे। बट नाउ इन ग्रेजुएशन लेवल आपको ये सब कुछ सीक्वेंस फॉलो करनी है। तो पहला हमारा होता है फिक्स्ड असेट, बट नाउ उन्होंने चेंज किया है, इंस्टेड ऑफ फिक्स असेट इसको ही उन लोग कहते हैं नॉन करंट असेट। सो घबराइए मत, ये अलग नाम कुछ क्या है। सो नॉन करंट असेट मतलब ही फिक्स असेट, बट इंस्टेड ऑफ फिक्स असेट नाउ यू हैव टू राइट नॉन करंट असेट। सो नॉन करंट असेट में क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट, गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल है, ठीक है। फिर उसके बाद अदर इंटेंजिबल एसेट, और इंटेंजिबल एसेट होगी हमारे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। सो ये यहाँ पर आएंगे। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कुछ कुछ एसेट डेवलपमेंट के अंडर होते हैं तो वो यहाँ पर आएंगे। बायोलॉजिकल एसेट दैन द बेरर प्लांट, मैंने बायोलॉजिकल प्लांट आई थिंक एक्सप्लेन किया है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर एक बार कर देती हूँ कि बायोलॉजिकल एसेट मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री का जो मैंगोज है हम साल भर मैंगो सेल करते हैं, बट मैंगो ट्री एज इट इज रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, उससे जो आउटपुट मिलता है मैंगो ट्री से बस वही हम सेल करते हैं। सो दैट इज नोन एज अ बायोलॉजिकल एसेट। तो इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस में एसेट दिए जाए होंगे, इसमें से कोई भी 2-3 आइटम्स दिए जाएंगे, आपको वो लिखने हैं नॉन करंट एसेट। ओके, तो आपको थोड़ा सा ये रोज रोज देखना है, प्रैक्टिस करनी है कि क्या क्या कैसे सीक्वेंस में लिखना है। नाउ नेक्स्ट नॉन करंट एसेट में और उन्होंने दिया है ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, लोन, डेफर टैक्स, अदर। अब ये फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड ये लॉन्ग टर्म वाली है, ठीक है। क्योंकि सेम ये पार्ट ये यहाँ पर भी आने वाला है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी दिए, ट्रेड रिसीवेबल मतलब ही बिल रिसीवेबल मतलब ही डेटर्स, ये सब इसमें इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनानी होती है और वो हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो नहीं, दिस इज लॉन्ग टर्म। अगर वो मोर देन 12 मंथ्स रहेगी तो हमें ये नॉन करंट एसेट में लिखना है, मतलब ही फिक्स्ड एसेट में। लेकिन वही अगर शॉर्ट टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगी, लेस देन 12 मंथ्स, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, कैश, दिस ऑल विल कम करंट एसेट। और फाइनली टोटल एसेट। तो बेसिकली हमारी बैलेंस शीट का हाफ पार्ट जो एसेट का है दो में ही डिवाइड होता है। एक होता है नॉन करंट एसेट मतलब ही फिक्स्ड एसेट, और दूसरा होता है करंट एसेट। ओके, तो ये दोनों में ही बैलेंस शीट डिसाइड होती है। तो आपको बहुत ध्यान से सिर्फ बाइफरकेट करना है कि कौन सा एसेट किस में जाएगा। इस तरीके से टोटल एसेट, और आपको पता है टोटल एसेट की टोटल ये टैली किससे होनी चाहिए, टोटल लायबिलिटी। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट लायबिलिटी। अब लायबिलिटी कितने भाग में डिवाइड हुई है, तो सबसे पहले ये मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटी।
इक्विटी मतलब क्या, अब आपको पता है ये जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं ये पब्लिक लिमिटेड की बना रहे, सोल ट्रेडर की या पार्टनरशिप की नहीं, हम ये पब्लिक लिमिटेड की बना रहे, तो ऑफकोर्स शेयर कैपिटल तो हो गए उनके। सो शेयर कैपिटल जो भी उनके कैपिटल्स हो गए ये हमको यहाँ पे लिखने हैं। ट्रायल बैलेंस में सब कुछ दिया होगा उन्होंने, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, इशूड है, ऑथराइज है, बस उसकी सब हमको नोट्स बनानी है। और ये नोट जो भी नंबर होगा ये चेंज हो सकते हैं नोट्स अकॉर्डिंग टू आइटम्स, कम ज्यादा आइटम्स होंगे नंबर भी चेंज हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा उसमें हमें ये नोट्स बतानी है कि ऑथराइज कैपिटल कितना है, इशूड एंड सब्सक्राइब कितना है, एंड फाइनली पेड अप कितना है। अदर इक्विटी में भी बहुत सारे, इसमें हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट वगैरह बहुत सारा आता है, मैं अभी नहीं आपको कंफ्यूज करूंगी, जैसे प्रॉब्लम्स आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो ये आपको याद रखना ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अदर इक्विटी। नाउ अब हमारी लायबिलिटी स्टार्ट होती है। सो इन लायबिलिटी भी दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक नॉन करंट लायबिलिटी मतलब ही फिक्स्ड लायबिलिटी, और एक करंट लायबिलिटी, सेम जैसे नॉन करंट असेट एंड करंट असेट वैसे नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। अंडरस्टूड। इसमें क्या आएगा, तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएगी, तो देखो बोरोविंग्स, ट्रेड्स पेबल, बट दिस इज अ लॉन्ग टर्म, ओके। तो ये याद रखना है आपको, शॉर्ट टर्म रहेगी। सेम आइटम देखो, ये सेम आइटम्स नीचे करंट लायबिलिटी में भी दिए हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज। अगर लॉन्ग टर्म रहेंगे तो विल राइट अंडर द नॉन करंट लायबिलिटी, और अगर शॉर्ट टर्म रहेंगे लेस देन 12 मंथ्स तो हम वो लिखेंगे करंट लायबिलिटी। गॉट इट। उसके बाद होता है अदर करंट लायबिलिटी, फिर कुछ प्रोविजंस होते हैं हमारे, वो हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, वो कुछ कुछ होते हैं, वो हमें लिखना है। करंट टैक्स लायबिलिटी लिखनी है, एंड फाइनली जैसे टोटल एसेट आया वैसे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो पिछले पेज पे देखो, यहाँ पे अगर 10,20,000 है तो यहाँ पे भी हमारी टोटल 10,20,000 आनी चाहिए। अंडरस्टूड। तो बैलेंस शीट बहुत कम पार्ट में डिवाइड की है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। चलो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते तो अच्छे से समझेगा। लेट्स स्टार्ट। देखो ये यूनिवर्सिटी में ही पूछा गया है, 20 मार्क्स के लिए यूजुअली क्वेश्चंस आता है, देखो यहाँ पे मार्क्स भी दिए हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या करना है आपको। पहले के 2-3 प्रॉब्लम में हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस किया था, बिकॉज उन्होंने क्लियर मेंशन किया था डोंट ओपन बैलेंस शीट। यहाँ पे हम देखते क्या क्या है। गौरी लिमिटेड was registered with the capital 20 lakhs divide into 20,000 equity share 100 is the trial balance of the company। ये ट्रायल बैलेंस दिया है और एडजस्टमेंट दी है। देखो आइटम्स उन्होंने शेयर कैपिटल्स, क्रेडिटर्स, यहाँ पे मोटर कार, सन्ड्री डेटर्स, दैट मीन्स यहाँ पे हमको बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ओके, सो ऑलवेज स्टार्ट विद द बैलेंस शीट फर्स्ट। अब पहले हम देखते हैं, आप ही मुझे बताओ कौन से आइटम बैलेंस शीट में जाएगी और कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में। अब मोटर कार है तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में जाएगा, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगी, बैंक इंटरेस्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा। जिन्होंने आप पहले प्रैक्टिस की उनको पता होगा सैलरी किसके अंडर जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बैंक इंटरेस्ट किसके अंडर जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस लेकिन अदर एक्सपेंसेस में। अब मशीनरी है तो ये बैलेंस शीट में जाएगी। अब बैलेंस शीट में भी किस में, नॉन करंट एसेट में जाएगी, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, याद रखना है। बिल्डिंग भी बैलेंस शीट में जाएगी। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से हेडिंग में जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। वेजेस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंडर। ओपनिंग स्टॉक भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन से अंडर जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर जाएगा। परचेज भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंडर जाएगा। कैरेज आउटवर्ड भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन कौन से हेडिंग में जाएगा, अदर एक्सपेंसेस। जो नए हैं डोंट वरी, आज का प्रॉब्लम अगर आपने देखा तो आपको भी समझ में आएगा, डोंट गेट पैनिक। कैश इन हैंड किस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। किसके अंडर जाएगा, कैश है, करंट है तो ये करंट असेट के अंडर जाएगा, जाएगा बैलेंस शीट में लेकिन हेडिंग किसका, करंट असेट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, अदर एक्सपेंसेस के हेडिंग में। रिपेयर्स भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर एक्सपेंसेस में। डायरेक्टर फी, ऑडिट फी, जनरल, ये सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में और अदर एक्सपेंसेस के हेडिंग में जाएगा।
देखो कितना आसान है पोस्टिंग। अब नाउ शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल ऑफ कोर्स इक्विटी मतलब बैलेंस शीट में ही जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में कौन से हेडिंग में जाएगा? इक्विटी कैपिटल, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट स्लाइड में। देन सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन किस में जाएगा, कौन से हेडिंग में जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, जो हम एक नंबर नोट बनाते हैं। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन किस में जाएगा, कौन से हेडिंग में जाएगा? करंट लायबिलिटी में। डिबेंचर भी बैलेंस शीट में जाएगा, ये जाएगा बोरोविंग में। प्रॉफिट एंड लॉस, ओके नाउ इसको थोड़ा सा सर्कल करके रखो भैया, ये बीच में ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों आया है और वो भी क्रेडिट साइड में क्यों आया है? तो याद रखना है, जब भी ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस आया है क्रेडिट साइड में, तो वो हमारा होता है लास्ट ईयर प्रॉफिट। ओके, तो देखो बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस, इफ यू नो द रूल्स, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स एंड प्रॉफिट, सो ये हमारा लास्ट, यही अगर इधर दिया होता ना डेबिट में तो वो लॉस कंसिडर किया होता। अंडरस्टूड? तो चलो हो गया। अब एडजस्टमेंट, एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। अब यहाँ पे तो हमको दोनों बैलेंस शीट भी बनानी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, तो हर एक में दो इफेक्ट जाएगा। तो स्टॉक है तो ये 31 मार्च है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफ कोर्स जाएगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में, दो ही में। सेम आरडीडी, ये जैसे जैसे एडजस्टमेंट हम करेंगे हमको समझ में आएगा, इसको आप सर्कल करो, ये थोड़ी आपके लिए नई एडजस्टमेंट होगी, बाकी तो हमने 11-12 में पढ़ी है। ओके, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ है, बाकी आइटम्स एडजस्टमेंट ऑल आर सिमिलर। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बैलेंस शीट से शुरुआत करते हैं। देखो बैलेंस शीट हमें ड्रॉ करनी है, यहाँ पे लिखो आप बैलेंस शीट एज, और ऊपर थोड़ा सा लिखो, मेरे इधर जगह नहीं है, फिर पीपीटी का स्लाइड कम गिरती है इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप लिखो यहाँ पे पूरा। तो पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट में आप कैसे बनाओगे? तो पहले नॉन करंट एसेट, देखो ये मैंने एक्सप्लेन किया है, करंट एसेट तो हो गया हमारा टोटल एसेट हो गया। तो देखो हमारा नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट, एसेट साइड कंप्लीट। नाउ लायबिलिटी साइड में क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है, नॉट ओनली लायबिलिटी, इक्विटी, बिकॉज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर अदर इक्विटी। अब जैसे जैसे हम कैलकुलेशन नोट्स बनाएंगे उसका जो फाइनल आंसर आएगा डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे। देन नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने शॉर्ट टर्म, यहाँ पे चाहिए तो लॉन्ग टर्म लिखो। ओके, आप लिख सकते हो आप पेंसिल से। एंड फाइनली अदर करंट लायबिलिटी, एंड फाइनली प्रोविजंस, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये थोड़ा सा भी याद रखो, देखो नॉन करंट लायबिलिटी, फिर इमीडिएटली करंट लायबिलिटी लिखनी है, फिर अदर करंट लायबिलिटी, और ये प्रोविजन मत भूलो, इसको स्टार मार्क करो, बार बार देख कर जाओ। प्रोविजंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। तो इस तरीके से आपने पहले ही स्ट्रक्चर डिवाइड किया। ओके, अब बस हमें क्या करना है, नोट नंबर डालनी है, और वो नोट नंबर के हिसाब से, नोट मतलब वर्किंग नोट बनानी है, और फाइनली जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट करना है। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले के 2-3 अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको और आसान जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन, अब शुरुआत करते हैं। अब देखो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, अब हमें ना थोड़ा अंदाजा आएगा कि नॉन करंट एसेट में क्या क्या है भैया, करंट एसेट में क्या क्या है। थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस के हम डेबिट साइड पढ़ते हैं। मोटर कार है, सन्ड्री डेटर्स है, तो देखो ये मोटर कार, फिर और थोड़ा सा मशीनरी और बिल्डिंग, ये तीनों एक ही हेडिंग में आएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो हम ये तीनों की मिलके एक नोट बनाएंगे, अगर डेप्रिसिएशन होगा तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली जो तीनों का आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अंडरस्टूड? तो हमको अब थोड़ा सा अंदाजा लेना पड़ेगा कि क्या क्या आइटम्स है, तो पहले ही हम लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा लिखेंगे। तो प्रॉपर्टी एंड प्लांट्स हमें दिखा। ओके, अब उसके बाद अगर आप नोटिस करते हो तो करंट एसेट में आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो करंट एसेट में आपको सन्ड्री डेटर्स दिख रहा है, और देखो ध्यान से थोड़ा सा आपको कैश इन हैंड दिख रहा है, ये दो दिख रहे हैं। ओके, तो सन्ड्री डेटर्स ही ट्रेड रिसीवेबल होता है, ये नई कंसेप्ट है, सन्ड्री डेटर्स उन्होंने इंक्लूड किया है। तो सन्ड्री डेटर्स मतलब ही ट्रेड रिसीवेबल, तो आप सन्ड्री डेटर्स नहीं लिखोगे, आप ट्रेड रिसीवेबल लिखोगे। ये दो तो मिले, फिर तो इन्वेंटरी क्यों लिखा मीन्स आपने ट्रायल बैलेंस में तो कहीं इन्वेंटरी नहीं दिख रहा है,
लेकिन अगर आपने एडजस्टमेंट पढ़ी होगी तो पहली एडजस्टमेंट दी है क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट देंगे, एक इफेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा ना हमें, इसलिए इसलिए पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो इन्वेंटरी भी हमें यहाँ पे लिखना है। तो फिलहाल हमें ये ट्रायल बैलेंस में तीन चीजें मिली, ये तो हमें एडजस्टमेंट की वजह से समझा कि इन्वेंटरी को जगह छोड़ना है। और ट्रेड रिसीवेबल कैश, ये तो हमको डेबिट में मिला है, देखो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स मतलब ही ट्रेड रिसीवेबल, और कैश इन हैंड उसको ही बोलते हैं कैश, एंड कैश इक्विवेलेंट हो सकता है कैश बैलेंस भी हो, कैश एट बैंक भी हो। ओके, तो वो सब की टोटल हमें यहाँ पे लिखनी है, बट उसके लिए हमें नोट्स बनाने। तो देखो नोट्स नंबर दे दो, मतलब हम जो भी क्लोजिंग स्टॉक वगैरह लिखेगी 2 नंबर में लिखेगी, उसका जो भी आंसर ट्रेड रिसीवेबल अगर आरडीडी रहेगा डेटर्स में से माइनस करेगी, और फिर फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। कैश अगर कैश एट बैंक होगा, कैश इन हैंड होगा, फिर हम उसके टोटल करके फाइनली यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें मेन हेडिंग्स लिखने हैं, वर्किंग नोट तो हम इन हिसाब से करेंगे। अंडरस्टूड। तो देखो करंट एसेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब लायबिलिटी बची है, तो चलो अब ये तो हमने लिख चुके हैं, देखो ये हो गया हमारा। अब लायबिलिटी में देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। लायबिलिटी क्रेडिट साइड तो बहुत ही छोटी है ट्रायल बैलेंस की, शेयर कैपिटल। तो देखो हमें यहाँ पे शेयर कैपिटल के लिए जगह छोड़ी है, और छोड़ना ही है, बिकॉज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, विदाउट इक्विटी इनका होगा ही नहीं आगे, ठीक है। सो शेयर कैपिटल। अब और क्या है, क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, डिबेंचर दिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। तो अब हमको समझ में आ रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स ये किस में जाएगा, करंट लायबिलिटी में। चलो लाइन से देखते, अदर, अच्छा पहले अदर इक्विटी भी 6 नंबर, अदर इक्विटी में हम क्या लिखेंगे। तो डोंट वरी, ये थोड़ा सा ना इसको स्टार मार्क करो, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, ये वाली थोड़ा। ओके, फिर नॉन करंट में हमें क्या दिख रहा है, बोरोविंग्स दिख रहा है ना, डिबेंचर, मैंने जब कहा ना डिबेंचर, तो ये लॉन्ग टर्म, यूजुअली डिबेंचर ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में हम क्या लिखेंगे, ट्रेड्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब ट्रेड्स पेएबल, सन्ड्री डेटर्स का मतलब ट्रेड्स रिसीवेबल। ये वर्ड्स थोड़े याद रखो क्योंकि अब चेंज हुआ है, अब इन्होंने ये इसको ट्रेड पेबल्स बना दिया है, ट्रेड रिसीवेबल बना दिया। तो देखो हमको अंदाजा आ गया है कि हमको इसमें क्या क्या किस किस चीज की नोट बनानी जरूरी है। अंडरस्टूड। सो आपकी नोट्स अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस आइटम इट मे गेट चेंज। अगर ज्यादा यहाँ पे करंट एसेट होते तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 आते, फिर यहाँ पे 8 9 10 11 ऐसे होता, तो ये चेंज हो सकता है। तो नोट नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो बस अब हमें करना ही क्या है, अब एक एक नोट कंप्लीट करनी है। तो चलो पहले प्रॉपर्टी प्लान देखते हैं। ओके, देखो ये हो गया प्रोविजंस नोट्स, ये आपको लिखना ही है। तो थोड़ा सा बैलेंस शीट की ये लाइबिलिटी साइड थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। करंट एसेट की तो इजी है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट ये दो में ही है, बट इक्विटी में थोड़ा सा हमको जरा ज्यादा दिमाग लगाना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, ये थोड़ा सा आपको 1 2 3 4 5 6 ये लर्न ही करना है। आप इसके शॉर्टकट कुछ बनाओ लर्न करने के लिए या बार बार लिखो। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार की वैल्यू कितनी दी है 3,70,000, डायरेक्ट आउटर में लिखो बिकॉज इस पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं दिया एडजस्टमेंट में। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है मशीनरी। तो मशीनरी अगर आपने एडजस्टमेंट रीड की होगी तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, तो 8 लाख अंदर लिखो। देन बिल्डिंग पे भी उन्होंने बोला है डेप्रिसिएशन, तो ये भी लिखो। ओके, तो हो गया हमारा प्रॉपर्टी एंड प्लान। अब नेक्स्ट हम किधर जाते हैं, इन्वेंटरीज अभी तक आया नहीं है। इन्वेंटरीज ये हमें कब मिलेगा, इन्वेंटरीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और ये हमें कब मिलेगा एडजस्टमेंट के वक्त। तो फिलहाल यहाँ पे जगह छोड़ दो, ठीक है। जब एडजस्टमेंट शुरू कर देंगे तो लिख देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे। अब स्लोली हमें स्टेप वाइज जाना है, तो यहाँ पे तो फिलहाल हम कुछ नहीं लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में हमें क्या मिला था, डेटर्स मिला था, तो लिखो डेटर्स। इनर में लिखो क्योंकि ये एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आरडीडी है, तो हमें यहाँ पे माइनस आरडीडी करना होगा। जो भी आरडीडी रहेगी हम यहाँ पे माइनस करेंगे, और फिर फाइनली आंसर यहाँ पे लिखेंगे, वो हमारी नोट नंबर 3 है।
तो फिर हम हमारे ओरिजिनल बैलेंस शीट में जाके नोट नंबर 3 के सामने ये जो फिगर आई है वो लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी वर्किंग नोट है। ओके, सो सन्ड्री डेटर्स हो गया, तो ये भी कट हो गया। अब और क्या बाकी है? ट्रेड रिसीवेबल में तो कुछ बाकी बिल रिसीवेबल वगैरह दिया नहीं है। ओके, नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो हमारे पास सिर्फ कैश इन हैंड है, तो लिखो कैश इन हैंड डायरेक्टली 10,000। अगर कैश एट बैंक भी होता तो हमने क्या किया होता, इनर में 10,000 लिखा होता एंड एज्यूम करो कि बैंक बैलेंस भी दिया है, तो बैंक बैलेंस सपोज 12,000 होता, तो बाहर आउटर कॉलम में कितना आता फिर 22,000। अंडरस्टूड? तो ध्यान से आपको देखना है क्या क्या दिया है। अंडरस्टूड? सो ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैश इन हैंड दिया है तो आउटर कॉलम, तो हमारे नोट नंबर 4 में अमाउंट कितनी जाएगी? 10,000 जाएगी। डन। चलो नाउ नेक्स्ट, अब लायबिलिटी साइड स्टार्ट होती है। ये भी हमने पहले ही डिसाइड किया है किसमें क्या आने वाला है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये लिखा कैसे जाता है? तो पहले हमेशा ऑथराइज्ड कैपिटल लिखना है। ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख। मिस आपको कहाँ से मिला? तो क्वेश्चन फिर से रीड करो। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकालो चाहिए तो, या प्रिंट निकालो, और देखो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के ऊपर की लाइन, ठीक है, तो वहां पे लिखा है कि देयर ऑथराइज कैपिटल इज 20 लाख, तो लिखना है। लेकिन ऑथराइज कैपिटल नेवर कम्स इन द कैलकुलेशन, तो इसको सिर्फ एक लाइन खींचनी है, ये कैलकुलेशन में कभी भी नहीं आएगा। गॉट इट? ये कंपनी को लिखना जरूरी होता है कि उनकी कितनी परमिशन मिली है। सो ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद अब हमें लिखना है इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। तो सब कुछ 10 लाख ही है, इशूड भी, सब्सक्राइब भी एंड पेड अप कैपिटल। देखो यहाँ पे दिया है, तो जो भी हम डिविडेंड वगैरह कैलकुलेट करेंगे इस पे नहीं करेंगे, हमेशा पेड अप कैपिटल पे ही हम करेंगे डिविडेंड कैलकुलेशन। सो कहीं तो नोट्स लिख के रखो। अंडरस्टूड? तो ये इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए। 10 लाख तो हो गया हमारा इक्विटी शेयर। नाउ नेक्स्ट, अब कौन सा आइटम दिया है उन्होंने? अदर इक्विटी। अब अदर इक्विटी में क्या लिखना है? तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। ये क्यों लिखना है, इसका क्या फायदा है, आगे मैं बताती हूँ। तो फिलहाल सिर्फ लिख कर रखो प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट ईयर का ये प्रॉफिट है 2,32,000। अंडरस्टूड? थोड़ा सा अगर आप पीछे फ्लैशबैक जाओगे ना, तो 12th में याद करो, हम प्रॉफिट जो मिलता था ना, नेट प्रॉफिट, वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे, है ना, कैपिटल में। तो बस ये भी हमने कैपिटल के ही अंडर लिया है ना, अदर इक्विटी। गॉट इट? तो इसलिए ये हमें लिखना है 2,32,000। गॉट इट? कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है उसको स्टार मार्क करके ही रखो कि एग्जाम जाने से पहले ये देखना ही है एक बार। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है बोरोविंग, उसमें हमको डिबेंचर मिला है। हाँ, अच्छा, ये लिख कर रखो प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो अभी हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसका जो करंट ईयर का हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये कब मिलेगा? जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ठीक है, तो जब मिलेगा, जैसे नेट प्रॉफिट हम ऐड करते थे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट में, वैसे ही तो उसके लिए हमको पहले बनाना तो पड़ेगा, स्टेटमेंट बनाएंगे बैलेंस शीट होने के बाद, तो इसके लिए जगह रखो। गॉट इट? चलो नेक्स्ट है बोरोविंग में डिबेंचर, देन ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स, और क्या बाकी है देखो। ओके, अदर करंट लायबिलिटी में क्या लिखना है, प्रोविजन में क्या लिखना है, देखते हैं। अभी आइटम्स तो सब हो गए हमारे, शेयर कैपिटल लिखा, क्रेडिटर्स, डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। तो फिर ये क्यों लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने एडजस्टमेंट ठीक से पढ़ी होगी तो। एक दो आइटम्स है जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये क्या है? करंट लायबिलिटी है, तो वो इसमें लिखना पड़ेगा हमें, इसलिए हमने पहले ही इसको हेडिंग लिख दिया। अंडरस्टूड? देन हमने कुछ प्रपोज डिविडेंड दिया है, प्रोविजन की है, वो हमें इसमें लिखना पड़ेगा। इसके लिए ये हमने जगह छोड़ी है, जब मिलेगा तब हम लिखेंगे, अभी के लिए ये ब्लैंक रखो। तो इसलिए क्वेश्चन ड्रॉ, आंसर ड्रॉ करने से पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ो कि हमें कौन कौन से आइटम्स लेना जरूरी है। गॉट इट? तो ये थोड़ा सा लायबिलिटी साइड आप अच्छे से याद रखो। चलो नाउ हमारी बैलेंस शीट जो है वो फिनिश हो चुकी है। अब हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। गॉट इट? अब बैलेंस शीट हमने अभी क्यों नहीं टैली की? देखो बैलेंस शीट कंप्लीट हुई है क्या हमारी? नहीं, अभी तक हमें एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट की इफेक्ट्स देने हैं,
जो करंट ईयर का प्रॉफिट मिलेगा वो ऐड करना है, देन ओनली विल गेट ऑल दिस फाइनल अमाउंट। अंडरस्टूड? तो अभी सिर्फ हमें क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। चलो, तो ऐसे ही अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। अब ये तो आपको अच्छे से याद हुआ रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी हमें क्या क्या यूजुअली होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजुअली होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन, अदर। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस ठीक से पढ़ा होगा तो ये कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने, तो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली ये लिखो। ओके, फिर हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट हम हमारे यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, तब जाके हमारी बैलेंस शीट टैली होने वाली है। ओके, सो इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। नोट नंबर अब चेंज होगी, देखो हमारी नोट नंबर यहाँ पे 10 तक स्टॉप हो गई थी, यही कंटिन्यू रखने वाले हम, फिर से नई नोट नंबर 1 2 3 नहीं करना है, क्योंकि बैलेंस शीट पहले बनती है फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो जहाँ पे भी यहाँ बैलेंस शीट की नोट सपोज 11 नंबर पे खत्म हो गई तो प्रॉफिट एंड लॉस की नोट 12 से स्टार्ट होगी। गॉट इट? सो यहाँ पे हमारी 10 को एंड हो गई है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की नोट 11 से स्टार्ट होगी। कंटिन्यू आपको रखना है, फिर से वापस 1 2 3 नहीं करना है। अंडरस्टूड? तो चलो अब फटाफट नोट्स बनाते हैं। ऑलरेडी हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनाया है, फिर मटेरियल कंज्यूम बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रायल बैलेंस का डेबिट ये तो हमने बैलेंस शीट में डाल दिया है। ओके, सैलरी, सैलरी कहाँ जाएगी, 1,50,000 आउटर कॉलम में लिखो। बैंक इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। तो टर्न द पेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, देन मशीनरी हमने बैलेंस शीट में लिखी, बिल्डिंग लिखी। डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स अदर एक्सपेंसेस में ही जाएगा। देखो, ठीक है। अब वेजेस कहाँ जाएगा, फिर से पेज टर्न करो, पीछे करो, देखो एम्प्लॉय की इधर जाएगा, बट वेजेस इनर में लिखो। आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट है, यहाँ हम करने वाले आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। अब वेजेस हो गया। ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस रखिए जगह हमने यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस 3,70,000 हो गया। ओके, आ रहा है समझ में? ये ऑलरेडी हमने पोस्टिंग कर चुके हैं बैलेंस शीट में, ये अभी की हमने। देखो डेबिट साइड परचेस और है हमारा ट्रायल बैलेंस, ये कर दिया है हमने। अब कैरेज आउटवर्ड कहा जाएगा, कैरेज आउटवर्ड, अदर एक्सपेंसेस, एंड ये बाकी के भी यहाँ से लेके यहाँ तक। कैश इन हैंड तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में हमने पोस्टिंग कर चुके हैं। प्रिंटिंग, रिपेयर्स, डायरेक्टर फी, ऑडिट फी, जनरल एक्सपेंसेस, सॉरी, ऑल विल गो अदर एक्सपेंसेस। हो गया डेबिट साइड कंप्लीट हमारी। जो बैलेंस शीट में असेट साइड जाना था वो असेट साइड पोस्ट कर दिया, जो एक्सपेंसेस थे वो एक्सपेंसेस साइड पोस्ट कर दिया। धीरे धीरे हमारा ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड फिनिश हो गई। ओके, नाउ क्रेडिट साइड बाकी है। तो क्रेडिट साइड का ऑलरेडी ये वाले आइटम्स तो हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिखे हैं, तो बचा ही क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए, सिर्फ सेल्स 10,50,000 लिखो। एंड थैंक गॉड सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम 10,50,000। तो नोट नंबर 11 में हम अमाउंट कितनी लिखेंगे, 10,50,000। अदर इनकम तो दिया ही नहीं है, तो नहीं ड्रॉ किया होता तो भी चला होता, या ठीक है ब्लैंक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया। ठीक है, ये अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं किया है, एडजस्टमेंट बाकी है। क्लोजिंग स्टॉक अगर रहेगा तो हमको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस है, इसलिए हमने ये कंप्लीट नहीं किया है। अब जैसे जैसे एडजस्टमेंट करेंगे कंप्लीट करते करते जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। क्या है पहली एडजस्टमेंट, स्टॉक 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो सिंपल है, स्टॉक है तो एक इफेक्ट कहा जाएगा हमारा, स्टॉक है तो यहाँ से पहले क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो। सो अब हमें फाइनल अमाउंट मिल गई, तो नोट नंबर 13 की फाइनल अमाउंट हमारी क्या है, 3,10,000। अंडरस्टूड? तो इसका एक इफेक्ट हो गया। अब एक इफेक्ट अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देते तो दूसरा इफेक्ट ऑफकोर्स बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किधर, तो बैलेंस शीट में भी हमने हेडिंग्स बनाया है, इन्वेंटरीज के लिए जगह रखी है, हमको पता था एडजस्टमेंट है, बस हो गया। तो इन्वेंटरीज नोट नंबर 2, इन्वेंटरीज हम अमाउंट कितनी लिखेंगे, 60,000। ठीक है, ओके। नाउ सी बहुत स्लो हो रहा है, फिर स्लो होगा तो वीडियो बड़ा होता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट
प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेटर्स 4300। ऑफ कोर्स डेटर्स पे है तो डेटर्स में से माइनस होगा, तो एक इफेक्ट तो हम डेटर्स में से माइनस करेंगे, इधर ही देखो, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट तो हो गया। अब हमारी फाइनल फिगर डेटर्स की आएगी 91,700। तो नोट नंबर 3 के सामने हम कितनी अमाउंट लिखेंगे? 91,700। अंडरस्टूड। सो ये हो गया एक इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, अगर एक इफेक्ट बैलेंस शीट में दिया है हमने, तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में अदर एक्सपेंसेस। देखो अदर एक्सपेंसेस में आरडीडी आ गई 4300। डन। आई होप आपको समझ में आया। तो फाइनली जो अदर एक्सपेंसेस है, हमारी फाइनली फिगर मिल गई 2,24,300। तो जो नोट नंबर 17 है उसके सामने हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे? 2,24,700। आप खुद भी एक बार कैलसी से कैलकुलेट करो, हो सकता है कभी कभी घाई गड़बड़ी में अमाउंट नीचे ऊपर होती है, ठीक है। सो आप भी ट्राई करना है 2,24,300 कैसे आया है। अंडरस्टूड। चलो तो ये भी हो गया। नाउ डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे 10 एंड बिल्डिंग पे 5%। कहाँ लिखी हमने मशीनरी? नोट बनाई है ना हमने, प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, नोट नंबर 1। तो देखो मशीनरी पे 10% करो 80,000, बिल्डिंग पे 5% करो, देखो तो फाइनल फिगर हमारी हो गई। इसकी लिखी बाहर, इसकी लिखी बाहर, और अब इस 1 2 3 ये तीनों की टोटल आ गई है हमारी 50,65,000। तो नोट नंबर 1 में हम डायरेक्टली कितना लिखेंगे? 50,65,000। अंडरस्टूड। ओके चलो, एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, ये एक एक बार दिया है हमने। दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा डेप्रिसिएशन का, ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस में, और खास उसका हेडिंग हमने लिखा है नोट नंबर 60। तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन 80 + 25, इट कम्स कितना आएगा? 1,05,000। तो ये डायरेक्ट नोट नंबर 16 में हम ये दो फिगर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली कौन सी लिखेंगे? 1,05,000। अंडरस्टूड। क्यों नोट्स हम बना रहे हैं? ताकि डायरेक्टली अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे। चलो नेक्स्ट वन। अब कौन सी एडजस्टमेंट हो गई? ये 1 2 3 तो हो गई। नाउ आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000। सो ऑफ कोर्स वेजेस के लिए भी तो हमने यहाँ जगह छोड़ी है, देखो यहाँ पे वेजेस 1, ठीक है। तो 10,000 ऐड करो, सो ये आ गई 90,500। अंडरस्टूड। टू इफेक्ट है, एक तो दे दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा इफेक्ट ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में। तो अगर आपको याद रहेगा तो बैलेंस शीट में हमने क्या किया है? जगह रखी है कौन से अंडर? ऑफ कोर्स अदर करंट लायबिलिटी। देखो तब पोस्टिंग के वक्त ये खाली थी, यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा था पोस्टिंग के वक्त, ओके। बट अब हमें पता था, हमने एडजस्टमेंट पहले ही पढ़ी थी ना, तो हमको पता था आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए हमें ये हेडिंग बनाना ही होगा। तो नोट नंबर 9 में हम कितना लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000। अंडरस्टूड, ये वाला। चलो नेक्स्ट वन। नाउ डायरेक्टर डिक्लेयर द फाइनल डिविडेंड, इसको स्टार मार्क करो। ये बाकी के सब हमने 11th-12th में सीखे हैं। डायरेक्टर डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड 5% ऑन पेड अप कैपिटल, ऑलवेज पेड अप कैपिटल। अब यहाँ पे तो दिया है, नहीं दिया होता तो भी हमने पेड अप कैपिटल पे ही किया होता। पेड अप कैपिटल कितना है? 10 लाख। 10 लाख का 5% आता है 50,000। सो 50,000 हम लिखेंगे प्रोविजंस में, क्योंकि डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया है, अभी तक पेड नहीं किया है, प्रोविजन की है। तो प्रोविजन में हम लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड 10 लाख पे 5%, इट कम्स 55,000। अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है शायद। और एक एक प्रॉब्लम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी इसका दो इफेक्ट, अगेन एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। तो ये 50,000 का तो हो गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो अब ध्यान से देखना है, ये 50,000 का इफेक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी होगा ना हमको उसमें से माइनस करना है, क्योंकि आपको जितना प्रॉफिट होगा उस पे हमारा थोड़ी हक है, उसमें से हमको डिविडेंड देना है। अंडरस्टूड। तो यही पे इसका सेकंड इफेक्ट आता है। देखो ये इफेक्ट ऐसा है कि बैलेंस शीट में ही आते हैं दोनों इफेक्ट, ओके। एक प्रोविजन में लिखो और इमीडिएटली यहाँ से माइनस करो। अभी तक ये फिगर हमें नहीं मिली है, कब मिलेगी? जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम पूरा करेंगे। अंडरस्टूड। तो अभी भी ये हमको नोट नंबर 6 है, उसकी फिगर अभी तक मिली नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। Got it? So finally we have finished all the adjustment. बस अब करना क्या है? अब ये पहले फाइंड आउट करना है, उसके बिना बैलेंस शीट क्लोज नहीं होगी, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करते हैं।
तो चलो फटाफट नोट्स देखो, हमको मिला है ये नोट्स सब। आई होप आप मेरे साथ लिख रहे हो, लिखोगे तो ही आपको समझेगा कि नोट नंबर 13 में ये कैसे आया, एम्प्लॉय बेनिफिट कैसे आया, ये कैसे आया। सो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, व्हाट विल गेट, ऑफ कोर्स विल गेट द प्रॉफिट। उसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखो या प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, कितना मिला हमें, 1,66,700। बस अब ये हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमने जगह रखी है, यहाँ पे लिख डालो। तो ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट, ये करंट ईयर का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 3,98,700। लेकिन इस पे पूरा हमारा हक नहीं है, इक्विटी शेयर वालों का हक नहीं है, उसमें पहले प्रपोज डिविडेंड माइनस करना है। सो फाइनली 3,48,700। सो डन। अब हमारे बैलेंस शीट भी देखो कंप्लीट हो गई सब कुछ। बस अब ये नोट्स जो है ये फिगर फटाफट डाल दो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 5, 6, 7 जो भी है। लेट्स स्टार्ट। सो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हमारे। देखो नोट नंबर 1 के सामने हम क्या डालेंगे, नोट नंबर 2 के सामने हम क्या डालेंगे, ठीक है। नोट नंबर 3 के सामने, ये सब हमें अब से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सो सी आर बैलेंस शीट हो गया। बस बैलेंस शीट टैली हो गई। ये सब हमने नोट्स बनाए, बस यहाँ पे फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। सो इसकी टोटल ये सब कर दिया। एंड एज यू नो कि टोटल एसेट शुड गेट टैली विद द टोटल लायबिलिटी। एंड फाइनली हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा स्लो सिखाया है, आप ट्राई करो, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।